सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं आपके हिंदी के सफर का सारथी तेजाराम, व्याख्याता हिंदी, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सारथी हिंदी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का अध्याय 13 पढ़ेंगे। आज के हमारे कवि हैं हिंदी गजल को एक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित पहचान दिलाने वाले युग प्रवर्तक रचनाकार दुष्यंत कुमार जी। विद्यार्थियों, आज के इस अध्याय में हम उनकी प्रसिद्ध रचना गजल पढ़ेंगे, जो उनके सुप्रसिद्ध संग्रह साये में धूप से ली गई है। ये पूरी गजल समकालीन राजनीति और समाज की संवेदनहीन, शोषक तथा भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति कवि के भीतर उमड़े गहरे असंतोष, रोष और विद्रोह की अभिव्यक्ति है। इस गजल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कैसे आजादी के समय नेताओं द्वारा हर घर के लिए सुख सुविधाओं के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज हकीकत में पूरे के पूरे शहर के लिए बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं है। हम कवि के उस करारे कटाक्ष को भी समझेंगे, जहां आम जनता शोषक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय लाचारी में पांवों से पेट ढंककर चुप रह जाती है। इस रचना के जरिए हम जानेंगे कि जहां शासक वर्ग मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वहीं कवि जनता की आवाज में एक क्रांतिकारी असर पैदा करने के लिए बेकरार हैं। साथ ही आखिरी शेर में गुलमोहर के प्रतीक से हम जीवन में स्वाभिमान और मानवीय मूल्यों के उच्च आदर्शों को सीखेंगे। इस पूरी क्लास के दौरान हम दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय, सभी शेरों की विस्तृत सप्रसंग व्याख्या और उनका शिल्प सौंदर्य समझेंगे। साथ ही आपकी परीक्षा की तैयारी को 100% मुकम्मल करने के लिए हम पाठ्य पुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्नों और मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर आधारित अत्यधिक महत्वपूर्ण, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तरों को बहुत ही सरल और तेज ढंग से हल करेंगे, ताकि परीक्षा में आपका एक भी अंक न कटे। विद्यार्थियों, यदि सारथी हिंदी पाठशाला का यह प्रयास आपकी तैयारी को आसान और मजबूत बना रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसे अपने सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और नियमित क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमें फॉलो जरूर करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ये क्लास शुरू करते हैं और सफलता की एक नई उड़ान भरते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, आगे की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए चलते हैं कंप्यूटर बोर्ड की तरफ। धन्यवाद। विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है सारथी हिंदी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का अध्याय 13, और आज के हमारे कवि हैं उर्दू के प्रसिद्ध छंद गजल की तरह हिंदी में गजलों को स्वतंत्र और प्रतिष्ठित पहचान दिलाने वाले शायर दुष्यंत कुमार जी। विद्यार्थियों, दुष्यंत कुमार जी की बेहद प्रसिद्ध रचना गजल आज हम पढ़ने वाले हैं। दुष्यंत कुमार जी की ये रचना गजल समकालीन राजनीति और समाज की संवेदनहीन, शोषक तथा भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति कवि हृदय में उमड़े गहरे असंतोष, रोष और विद्रोह की सशक्त अभिव्यक्ति है। विद्यार्थियों, हम पढ़ने वाले हैं आज सारथी हिंदी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर, और आप सबसे आज की इस क्लास को शुरू करें उससे पहले निवेदन है कि इस क्लास के वीडियो को अधिक से अधिक अपने सहपाठियों के साथ साझा करें, ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ के और अपनी पढ़ाई को गति दे सकें। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम आज के हमारे कवि दुष्यंत कुमार जी का कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इनका नाम दुष्यंत कुमार, जन्म इनका 1933 राजपुर नवादा गांव, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में होता है, और इनका निधन सन 1975 में हो जाता है। विद्यार्थियों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य रचनाओं की बात करें तो सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत, और इनके गीति नाट्य एक कंठ विष पाई। और उपन्यास की बात करें विद्यार्थियों तो छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये तमाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
इसके बाद इनसे जुड़े हुए विशेष तथ्यों की बात करें विद्यार्थियों, तो दुष्यंत कुमार जी का जो साहित्यिक जीवन है वो इलाहाबाद से आरंभ हुआ और जहां वे प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रहे तथा नए पत्ते पत्र से जुड़े रहे। तो विद्यार्थियों, दुष्यंत कुमार जी जिनका साहित्यिक जीवन कहां से शुरू होता है, परिमल से, परिमल नामक जो है संस्था है उसके साथ ये जुड़े रहे और उसके बाद में ये नए पत्ते जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी के साथ ये जुड़े और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में अपनी सेवाएं दी है। हिंदी साहित्य में गजल विधा को एक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित विधा के रूप में स्थापित करने का एकमात्र ऐतिहासिक श्रेय जो है दुष्यंत कुमार जी को ही जाता है। विद्यार्थियों, उर्दू की प्रसिद्ध जो छंद है गजल, उसको हिंदी में स्थापित करने का जो श्रेय है वो दुष्यंत कुमार जी को जाता है। इनके शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में इतने सटीक बैठते हैं कि इन्हें आज भी लोकोक्तियों व कहावतों की तरह बड़े चाव से दोहराया जाता है। इनके जो शेर हैं, इनकी जो गजलें हैं, इनके द्वारा लिखे गए तमाम जो शेर हैं, राजनीतिक गलियारे हो चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, विद्यार्थियों लोकोक्ति और कहावतों की तरह जो है मंचों के माध्यम से आप बार बार इनको सुन सकते हो। साहित्य गुणवत्ता से तनिक भी समझौता न करते हुए दुष्यंत कुमार जी ने आम जनमानस में लोकप्रियता के नए प्रतिष्ठान जो है स्थापित किए हैं। आगे विद्यार्थियों, कविताओं का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कविता आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दुष्यंत कुमार जी की गजल पढ़ने वाले हैं। इसका परिचय, प्रस्तुत गजल दुष्यंत कुमार जी के सुप्रसिद्ध गजल संग्रह साये में धूप से उद्धृत है। गजल विधा के पारंपरिक शिल्प और नियम के अनुसार इसका कोई निश्चित शीर्षक नहीं रहता। इस रचना के सभी शेर अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र, संप्रभु और मुकम्मिल होते हैं, जिन्हें एक सूत्र में पिरोया जाता है। अर्थात एक शेर दूसरे शेर के ऊपर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं होता। सारे के सारे शेर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं और स्वतंत्र रूप से ही अपना अर्थ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके काफिया अर्थात इसकी तुकबंदी और इसके साथ साथ मिजाज के द्वारा जो है इन तमाम शेरों को एक माला के रूप में पिरो के और गजल का रूप दिया जाता है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी भी गजल में शामिल एक एक जो शेर हैं वो एक मनके की तरह है और उन तमाम मनकों को मिला करके, यानी अलग अलग शेरों को मिला करके, मिलाने का आधार क्या होगा विद्यार्थियों, तुकबंदी और मिजाज, उसके आधार पर मिला करके और एक माला बना दी जाए तो वो माला क्या कहलाएगी विद्यार्थियों, गजल कहलाएगी। अब हम मूल प्रतिपाद्य की बात करें विद्यार्थियों, तो ये पूरी गजल जो है समकालीन राजनीति और समाज की संवेदनहीन, शोषक तथा भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति कवि के हृदय में उमड़े गहरे असंतोष, रोष और विद्रोह की अभिव्यक्ति है। समाज में जो राजनीतिक गलियारे हो, चाहे समाज की संवेदनहीन शोषक व्यवस्था हो, भ्रष्ट व्यवस्था हो, कवि का जो हृदय है बड़ा व्यथित होता है, असंतुष्ट होता है, उसमें रोष व्याप्त होता है और जो विद्रोह, कवि किस प्रकार से अपनी कलम के माध्यम से विद्रोह कर सकता है, वो अभिव्यक्ति इस रचना, इस गजल में दिखाई देती है। केंद्रीय संदेश क्या रहेगा विद्यार्थियों, इस गजल का केंद्रीय सूत्र जो है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों, झूठे वादों और आम जनता की लाचारी को पूरी तरीके से खारिज करना, कवि व्यवस्था के इसी खुरदरे यथार्थ को चोट पहुंचाते हुए जनता में चेतना जागृत करने और एक बेहतर मानवीय विकल्प की तलाश को मान्यता देने का संदेश देता है। विद्यार्थियों, ये था हमारा कवि परिचय, कविताओं का परिचय। अब हम आज की इस गजल को जब पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ या शब्द छवियों की बात कर लेते हैं। जब हम इसका सरलार्थ करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो ये हमारे काम आने वाले हैं। शब्द आएगा विद्यार्थियों मयस्सर, जिसका अर्थ क्या होता है, उपलब्ध। मयस्सर यानी उपलब्ध। दरख्त यानी पेड़। मुतमईन यानी आश्वस्त या इत्मीनान से। बेकरार यानी बेचैन या आतुर होना। निजाम यानी शासन या राज। एहतियात यानी सावधानी। बहर यानी गजल का कोई निश्चित छंद या मीटर जिसे कह सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम विस्तृत सप्रसंग व्याख्या की तरफ जा रहे हैं। गजल के कुल 7 शेर जो है हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं, पाठ्य पुस्तक के इस अध्याय में शामिल हैं। दुष्यंत कुमार जी के 7 शेरों को हम अलग अलग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला शेर क्या है विद्यार्थियों, कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं
शहर के लिए यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। विद्यार्थी यहाँ संशोधन कर ले में, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। विद्यार्थी में बात कर रहा था कि शेर अपने आप में स्वतंत्र और मुकम्मिल होते हैं और इनको बांधने का काम, इनको इन अलग अलग शेरों को अर्थात इन अलग अलग मनकों को एक माला में पिरोने का जो काम है वो तुकबंदी और मिजाज के माध्यम से होता है। तुकबंदी क्या होती है विद्यार्थियों? जो किसी शेर के अंत में मात्राओं के संयोजन से मिलाया जाने वाला काफिया। यहां देखिए आप, पहले जो शेर हैं इसके अंदर आप पहली और दूसरी पंक्ति में आप देखोगे के लिए के द्वारा काफिया मिलाया जा रहा है, और जो दूसरा शेर है वहां आप देखोगे दूसरी पंक्ति में के लिए के द्वारा काफिया मिलाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखोगे प्रत्येक आगे आने वाले शेर के दूसरी पंक्ति में के लिए ये पंक्ति की तुकबंदी करता हुआ दिखाई देगा। इसे काफिया मिलाना कहते हैं और यही जो है अलग अलग शेरों को एक दूसरे से बांधने का काम करता है। अब हम इस गजल के एक एक शेर का जो है सरलार्थ करते हैं विद्यार्थियों। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। तो यहां देखो विद्यार्थियों, कहां तो तय था चिरागा, यहां चिरागा शब्द आया है जो बहुवचन के रूप में आया है। और बहुवचन में क्यों आया विद्यार्थियों? यहां बात की जा रही है, कवि यहां अपनी गजल के माध्यम से ये बात है आजादी के उस दौर में जब अलग अलग नेताओं द्वारा जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे हमारा देश आजाद होगा, हमारा शासन होगा, शासन व्यवस्था के ऊपर हमारा कब्जा होगा और इस देश की आवाम को, जनता को जो है तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध होगी। लेकिन विद्यार्थियों हम देखते हैं कि आजादी के बाद व्यवस्थाओं में कोई बदलाव होता नहीं है, जनता उसी प्रकार से त्रस्त है, दुखी है और बड़ी असंतुष्ट हैं। उस दौर में कवि जनता की उस असंतुष्टि, उस दुख को जो है अपनी कविता के माध्यम से जो है व्यक्त करता है। तो यहां भी वही है कि कहां तो तय था, यानी जब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जनता बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी, आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तब बड़े बड़े वादे किए गए थे, तय किया गया था कि यहां प्रत्येक घर के लिए यानी सभी लोगों के लिए, पूरी आवाम के लिए जो है चिरागा यानी रोशनियां जला दी जाएगी। यहां रोशनी का संदर्भ सिर्फ और सिर्फ रोशनी से नहीं है विद्यार्थियों, यहां रोशनी का मतलब तमाम प्रकार की मूलभूत सुख सुविधाओं से है। तो कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यानी प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक आदमी के लिए क्या कर दी जाएगी? तमाम प्रकार की मूलभूत सुख सुविधाओं की, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, अस्पताल, शिक्षा, तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता कर दी जाएगी। ये वादा किया गया था जब देश की आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे। और जब हमारा देश आजाद हो गया, 5 साल 10 साल निकल गए और कवि क्या देखता है? कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कवि देखता है पूरे के पूरे शहर जो है वीरान पड़े हैं, अंधेरे के आगोश में छाए हुए हैं, एकमात्र चिराग तक यानी छोटी सी एक रोशनी तक पूरे के पूरे शहर में दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां कवि ये बात बताना चाहता है कि जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आजादी के बाद जब देखा गया तो वहां उन सुख सुविधाओं की कोई उपलब्धता दिखाई नहीं दी गई। ये तमाम वादे जो है खोखले साबित हुए और कवि कह रहा है कि कहां तो तमाम प्रकार की मूलभूत सुख सुविधाओं के देने के, उपलब्ध कराने के वादे किए गए थे और कहां आज जो है एकमात्र चिराग यानी छोटी मोटी कोई सुविधा भी जो है शहरों के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो यहां एक बार बहुवचन में चिरागा शब्द आया और एक बार एक वचन में आया, यानी वादे तो बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं के किए गए थे, लेकिन स्थितियां यह है कि बिल्कुल जो है थोड़ी बहुत भी सुख सुविधाएं जनता को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अगला शेर क्या है विद्यार्थियों की? यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो चले यहां से और उम्र भर के लिए। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। विद्यार्थियों, दरख्त सीधे शब्दों में अगर बात करें, दरख्त का अर्थ होता है पेड़, और हम जब किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं या कोई पेड़ लगाया जाता है तो इस आस और उम्मीद के लिए लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये पेड़ जो है हमारे लिए
उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन कवि कह रहा है कि स्थितियां यह है कि जो पेड़ लगाए गए, यानी जो तमाम प्रकार की सरकारी संस्थाएं स्थापित की गई, या जो समाज में जो बड़े बड़े नाम हो चुके हैं दरख्त की तरह, बड़े बड़े पेड़ों की तरह जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनका काम था कि वो जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वो तमाम प्रकार के राजनेता हो, चाहे तमाम प्रकार की वो सरकारी संस्थाएं हो, जिनका काम था कि जनता के लिए क्या करनी है, सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, लेकिन वो अपने इस कर्तव्य में पूरी तरीके से जो है नाकाम सिद्ध होते हैं। और उन बड़े बड़े दरख्तों के, यानी बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े बड़े सरकारी संस्थानों के होते हुए भी अभी भी जनता को क्या लग रही है, धूप लगती है। अर्थात तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं से जनता अभी भी जो है दूर है, जनता के पास अभी भी तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अभी भी जनता जो है कष्ट और समस्याएं झेल रही है। धूप का सीधा सीधा अर्थ क्या निकालेंगे हम, कष्ट और समस्याएं। यहां देखने में विद्यार्थियों सीधा सीधा कौन सा अलंकार लग रहा है, विरोधाभास अलंकार लग रहा है। एक तरफ दरख्तों की बात की जा रही है, दूसरी तरफ धूप की बात की जा रही है, तो हमें आभास हो रहा है जैसे यहां विरोध हो रहा है, लेकिन असल में यहां विरोध है नहीं। चलते यहां से चलें और उम्र भर के लिए। और कवि जब कह रहा है इतनी सारी तामझाम करने के बाद, इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद ये देश आजाद हुआ, तमाम प्रकार के बड़े बड़े दरख्तों की तरफ बड़े बड़े जो है नेता और बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की स्थापना की गई, लेकिन जब वो अपने काम में, अपने कर्तव्य में पूरी तरीके से विफल हो गई, तो यहां अब जनता के लिए कोई उम्मीद, कोई भरोसा, कोई विश्वास बचा ही नहीं है कि इस देश में रहा जाए। कवि कहता है कि अब इस देश में रहने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि तमाम प्रकार की सरकारी संस्थाएं, तमाम प्रकार के राजनेता अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रहे, अपने कर्तव्यों से पूरी तरीके से विफल रहे। आगे संदर्भ प्रसंग की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। संदर्भ तमाम प्रकार के शेर अगर परीक्षाओं में आते हैं तो सबके लिए संदर्भ वही रहेगा। विद्यार्थियों की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित प्रसिद्ध गजल से उद्धृत हैं। अब हम प्रसंग की बात करें विद्यार्थियों, तो यह प्रसंग क्या है कि इस अंश में कवि ने आजादी के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किए गए दावों की पोल खोलते हुए जनता की घोर निराशा और मोहभंग की स्थिति का अत्यंत यथार्थवादी खाका खींचा है। व्याख्या कैसे करेंगे विद्यार्थियों कि गजल के प्रथम शेर में कवि कहता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब नेताओं द्वारा यह तय किया गया था, अर्थात बड़े बड़े वादे किए गए थे कि देश के हर घर को रोशन करने के लिए अनगिनत चिराग यानी सुख सुविधाएं दिए जाएंगे। परंतु आज देश की हकीकत यह है कि पूरे के पूरे शहरों के लिए अदद एक चिराग तक मयसर यानी उपलब्ध नहीं है। व्यवस्था की इस नाकामी से कवि अत्यंत क्षुब्ध हैं, दुखी हैं। ये हमारे पहले शेर की बात हुई। दूसरे शेर में कवि क्या कहता है विद्यार्थियों कि सामाजिक विसंगतियों पर चोट करते हुए कवि कहता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था इतनी विकृत है कि जिन दरख्तों यानी पेड़ों या संस्थानों को लोगों को छाया और आश्रय देना चाहिए था, उन्हीं के साये में अब लोगों को कड़ी धूप यानी कष्ट और शोषण झेलना पड़ रहा है। ऐसी जनकल्याण विरोधी और दमनकारी व्यवस्था को देखकर कवि का मन पूरी तरीके से खिन्न हो चुका है, दुखी हो चुका है, उचट चुका है, और वह कहता है कि अब इस दम घोटू माहौल में रहने का कोई लाभ नहीं है। चलो इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा यानी उम्र भर के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। विद्यार्थियों विशेष क्या है, हम गजल पढ़ रहे हैं और गजल उर्दू का एक प्रसिद्ध छंद है, तो जो भी गजल जहां भी हम पढ़ेंगे, जो भी शेर पढ़ेंगे, चाहे किसी भी भाषा का हो, उसमें उर्दू के शब्द जो है दिखाई देंगे। तो उर्दू और हिंदी के सुंदर घालमेल से बनी अत्यंत प्रभावशाली, धारदार और चुटीली खड़ी बोली हिंदी है। काव्य सौंदर्य की बात करें और यहाँ आने वाले विरोधाभास अलंकार की बात करें तो पहले शेर में चिरागा बहुवचन में आया है और फिर चिराग का प्रयोग एक वचन में करके कवि ने सामाजिक विषमता और झूठे दावों को बेनकाब किया है। और दरख्तों के साये में धूप लगना एक सुंदर विरोधाभास अलंकार को उत्पन्न करता है। प्रतीकात्मकता की बात करें या प्रतीक कौन कौन से काम में लिए विद्यार्थियों, तो चिराग जो है वो सुख समृद्धि का और दरख्त जन कल्याणकारी सरकारी संस्थाओं एवं शासकों के प्रतीक, शासक यानी राजनेताओं। शिल्प की बात करें विद्यार्थियों तो गजल की दोनों पंक्तियों में के लिए का सुंदर तुक, काफिया और रदीफ का निर्वाह हुआ है जो रचना को अद्भुत गेयता प्रदान करता है। तो यहाँ तमाम प्रकार के विशेष जो काव्य में हो सकते थे उसकी हमने चर्चा करी। विद्यार्थियों परीक्षा के दौरान हमें सप्रसंग व्याख्या के दौरान संदर्भ, प्रसंग, विशेष और व्याख्या ये तमाम प्रकार की चीजें हमें लिखनी है। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। तीसरा शेर हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों,
न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं, न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो हो नजर के लिए। अब इसका सरलार्थ कर लेते हैं विद्यार्थियों। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। कमीज भी यहाँ मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान की तरफ संकेत कर रहे हैं कवि, और कवि कह रहे हैं कि जनता इन तमाम प्रकार की झूठे खोखले दावों वादों से इतनी जो है आदत जनता को पड़ चुकी है कि अब उन्हें इन तमाम प्रकार की सरकारी संस्थाओं या फिर इन राजनेताओं से अब कोई उम्मीद कोई भरोसा बचा नहीं है। अब जनता मुनासिब हो चुकी है, उनको आदत लग चुकी है कि यदि जनता के पास कमीज नहीं है अर्थात कपड़ा नहीं है अर्थात रोटी कपड़ा मकान तमाम प्रकार की मूलभूत सुख सुविधाएं नहीं है तो अपने पांव से पेट ढक लेंगे, अपने भूखे पेट को, क्योंकि उनके पेट में रोटी नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन जनता उस भूखे पेट को दिखाएगी नहीं। अगर कपड़ा भी नहीं है अर्थात कमीज भी नहीं है पहनने के लिए तो अपने पांव से ही अपने पेट को ढक लेगी। अर्थात तमाम प्रकार की इन व्यवस्थाओं के खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत अब जनता में बची नहीं है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इसी प्रकार से दुख और दर्द में जीने के लिए जो है ये लोग कितने मुनासिब हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजनेताओं के इन झूठे वादों और खोखले होते हुए इन तमाम प्रकार के वादों के बाद भी जनता द्वारा इस प्रकार से समायोजन कर लेना इन लोगों के लिए अर्थात राजनेताओं के लिए कितना जो है मुनासिब हो चुका है, इनके लिए कितना अच्छा ये सिद्ध होता जा रहा है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। आगे कवि कहता है खुदा नहीं न सही, यानी खुदा अर्थात ईश्वर की तरह भगवान की तरह देवताओं की तरह जो है न सही आदमी के जीवन में जो है ईश्वर की तरह सुख सुविधाएं, यहां क्या होगा खुशहाली समृद्धि। भाई ईश्वर की तरह क्या मिल सकता है आदमी को जीने के लिए, जब उसके पास सुख समृद्धि आएगी। तो खुदा नहीं न सही, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं सुख समृद्धि हो या नहीं हो आदमी का ख्वाब सही। कम से कम एक आम आदमी के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताओं की कमी तो कम से कम पूर्ति की जाए, यानी ऐसा सपना तो कम से कम देखे आदमी कि एक आदमी किस प्रकार से रह सकता है। अर्थात मूलभूत आवश्यकताएं हैं न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, कम से कम उसका सपना तो आदमी को देखना चाहिए। अर्थात कोई हसीन नजारा तो हो नजर के लिए, अर्थात हमें कोई ना कोई सपना तो अवश्य ही देखना चाहिए। अपने हक और अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। तो यहां संदर्भ प्रसंग की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड में संकलित दुष्यंत कुमार जी की गजल से ली गई। यहाँ हमारा संदर्भ पूरा होता है विद्यार्थियों। प्रसंग क्या है यहाँ कि इन शेरों में कवि ने भारतीय जनता के अत्यधिक संतोषी शांत और भाग्यवादी विश्वास पर गहरा कटाक्ष किया है, जो बिना विरोध किए हर तरह के अत्याचार को सह लेते हैं। व्याख्या कैसे करेंगे विद्यार्थियों कि तीसरे शेर में कवि आम भारतीय नागरिकों की दयनीय और विवश स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि इन लोगों के पास पहनने के लिए कमीज न हो तो ये व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह या आवाज उठाने के बजाय अपने ही पैरों को सिकोड़कर अपने पेट को ढकने का प्रयास करेंगे। वे अपनी गरीबी को अपना भाग्य मान लेते हैं। कवि व्यंग्य करता हुआ कहता है कि ऐसे दबे कुचले शांत और संतोषी लोग ही देश के भ्रष्ट शासकों के इस आरामदायक राजनीतिक सफर के लिए सबसे उपयुक्त और मुनासिब है, क्योंकि ये कभी क्रांति नहीं करते। चौथा शेर क्या विद्यार्थियों कि कवि इंसानी सपनों और आकांक्षाओं की बात करते हुए कहता है कि यदि जीवन में हकीकत में खुदा यानी ईश्वर या सच्चा सुख नहीं भी मिले कोई बात नहीं, कम से कम इंसान के पास खूबसूरत सपने यानी ख्वाब तो सुरक्षित हो। यथार्थ के इस कठिन मार्ग पर आंखें बंद करके सुंदर कल्पनाओं को संजोए रखना भी जीने का एक सहारा बन जाता है। जीवन की भयानक सच्चाइयों से आंखें मूंदकर केवल एक हसीन नजारे की तरह सपनों को देखते रहना भी मानव मन को संतुष्टि देता है। यह विशेष क्या है विद्यार्थियों, व्यंग्य की तीक्ष्णता या पांवों से पेट ढक लेना आम जनता के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है। कवि ने आम जनता की घोर लाचारी सहनशीलता और निष्क्रियता पर गहरा राजनीतिक व्यंग्य किया है। दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें विद्यार्थियों तो यह मनुष्य के सपनों को ही जीवन का एकमात्र सहारा मानकर चलने की दार्शनिक सोच को उभारा गया है। शैली यहाँ देखिए सूक्ष्म जो है संवाद परक और प्रतीकात्मक शैली है जो सीधे पाठक के दिल पर दस्तक देती है। और अलंकार पांवों से पेट और नजारा तो है नजर के लिए अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति है। देखिए यहाँ प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, न वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसी कारण से यहाँ कौन सा अलंकार हो गया विद्यार्थियों
अनुप्रास अलंकार हो गया। अगले शेर पढ़ते हैं विद्यार्थियों। वह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। वह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबा शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। विद्यार्थियों यहां देखिए, वे मुतमईन है यानी बिल्कुल विश्वास के साथ बैठे हैं कि भाई, मुतमईन है अर्थात बिल्कुल आराम से बैठे हैं, मान के बैठे हैं। क्या मान के बैठे हैं? कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि जो जनता जो है पत्थर के समान हो चुकी है, जनता के मन में जो है होने वाले तमाम प्रकार के सपने, तमाम प्रकार की आकांक्षाएं मर चुकी है। इन तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह करने की जो भावना है वो भी खत्म हो चुकी है, पत्थर की तरह बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और आवाम के इस ठंडे हो जाने को पत्थर की संज्ञा देते हुए कवि कहता है कि वह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो बड़े बड़ी संस्थाओं पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े राजनेता है, इस बात को निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि भाई जनता अब जागने वाली नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए क्रांति करने वाली नहीं है। वो लोग बिल्कुल पत्थर की तरह शांत होकर के बैठे हैं। और दूसरी तरफ कवि क्या कहता है कि मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कवि कह रहा है कि राजनेता तो बिल्कुल मुतमईन होकर के बैठे हैं कि भाई ये जो पत्थर हैं, अर्थात पत्थर के समान हो चुकी जनता अब पिघलने वाली नहीं है, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाली नहीं है। लेकिन मैं बेकरार हूं, बहुत बेकरार हूं आवाज में एक असर के लिए। एक असरदार आवाज हो, एक क्रांति हो अपने हक और अधिकारों को पाने के लिए, एक कोई तो लड़ाई लड़ी जाए ताकि जनता के पास तमाम प्रकार की मूलभूत सुख सुविधाएं पहुंचाई जा सके। आगे कवि कहता है कि तेरा निजाम है सिलदे जुबा शायर की। तेरा निजाम है, तेरा शासन है, शासन प्रशासन व्यवस्थाओं पर आपका कब्जा है, और तुम चाहो तो जुबान जो है किसकी सिल सकते हो? शायर की। तुम्हारे खिलाफ उठने वाली प्रत्येक आवाज को तुम सिल सकते हो। तमाम प्रकार के राजनेताओं को ये कटाक्ष करते हुए और उनके ऊपर व्यंग्य करते हुए और उनको चुनौती देते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारा निजाम है, तुम्हारा शासन है, तुम चाहो जिसकी जुबान सिल सकते हो, और तुम्हारे पास मौका है कि शायर की जुबान को भी सिल दो। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। मैं ये रचना करने जा रहा हूं, जो छंद लिख रहा हूं, गजल लिख रहा हूं, तो गजल के लिए मात्राओं का संयोजन, इसके नियम कायदे कानून, इन सब को पालन करना, इनका ध्यान रखना जितना जरूरी है, उसका एहतियात यानी सावधानी रखना जरूरी है। बहर यानी छंद के नियमों का पालन करना। तो छंद जब मैं लिख रहा हूं, ये रचना कर रहा हूं, तो इस रचना के लिए जो है ये सावधानी रखना जरूरी है कि भाई तमाम प्रकार के छंद के नियमों का पालन किया जाए। अब तुम्हारे लिए क्या जरूरी है कि तुम्हारा शासन है और इस शायर की जुबान को सिल दो, क्योंकि तुमने अगर इस शायर की जुबान को नहीं सिला तो एक दिन तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। जनता इस शायर को सुन के और एक क्रांति के लिए बिल्कुल बाहर निकलने वाली है। अब सप्रसंग व्याख्या करते हैं विद्यार्थियों। संदर्भ व प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। विद्यार्थियों की प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड में संकलित कविता गजल से उद्धृत हैं। इसके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं और इस अंश में कवि शासक वर्ग के अहंकार, जनता की क्रांति के प्रति उनके विश्वास और शायर की लेखनी पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों यानी सेंसरशिप को उजागर करता है। किस प्रकार से जो है राजनेता लोग जो है कवियों की, रचनाकारों की रचनाओं के ऊपर जो है पाबंदी लगाते हैं, उनकी किताबों के ऊपर रोक लगाते हैं, इस पर जो है कटाक्ष यहाँ कवि कर रहे हैं। तो व्याख्या क्या रहेगी विद्यार्थियों? 5वें शेर में कि कवि कहता है कि समाज के शोषक और शासक वर्ग पूरी तरह से आश्वस्त यानी मुतमईन होकर बैठे हैं कि आम जनता पत्थर की तरह जड़ और चेतनाहीन हो चुकी है। उनके भीतर का आक्रोश कभी पिघल नहीं सकता, लेकिन कवि इसके विपरीत पूरी तरीके से बेचैन और बेकरार हैं। उनका धैर्य जवाब दे रहा है कि आम जनता की आवाज में वह क्रांतिकारी असर और दम पैदा हो जो शासन की इस संवेदनहीनता की बर्फ को पिघलाकर रख दे। छठा शेर क्या कहता है विद्यार्थियों? कि छठे शेर में कवि सत्ता के क्रूर चेहरे को सामने लाते हुए कहता है कि हे शासक, तुम्हारा शासन या निजाम इतना दमनकारी है कि जब भी कोई शायर या कवि तुम्हारी कवियों को उजागर करता है तो तुम उसकी जुबान को सिल देते हो, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेते हो। कवि व्यंग्य पूर्वक कहता है कि जिस प्रकार गजल के छंद
यानी बहर को सही रखने के लिए मात्राओं की सावधानी यानी एहतियात जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी इस तानाशाही सत्ता को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए कवियों और विचारकों की जुबान बंद रखना तुम्हारी राजनीतिक मजबूरी हो चुकी है। यहाँ तमाम प्रकार के राजनेताओं और आम जनता के ऊपर कटाक्ष कवि शायर दुष्यंत कुमार कर रहे थे। विशेष क्या है विद्यार्थियों, प्रतीकात्मकता और उपमा की बात करें तो पत्थर शासक वर्ग के कठोर दिल और संवेदनहीन व्यवस्था का सजीव प्रतीक है। अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार या सिलदे जुबां शायर की पंक्ति जो है इतिहास के हर उस दौर की ओर संकेत करती है जहां क्रांतिकारी विचारों को दबाने का प्रयास किया जाता है। भाषा की बात करें तो यह मुतमईन, बेकरार, निजाम, एहतियात और बहर जैसे उर्दू शब्दों के सटीक प्रयोग से शेर के भाव को और अधिक मारक बना दिया गया है। अगला और अंतिम शेर विद्यार्थियों, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, जिए यानी जिंदा रहे, बगीचा अपने बगीचे में गुलमोहर नामक एक पेड़ होता है जिसके बहुत ही सुंदर सुंदर जो है लाल रंग के फूल आते हैं। यहाँ बात गुलमोहर की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ इस पेड़ की बात नहीं की जा रही है विद्यार्थियों, यहाँ बात की जा रही है गुलमोहर के पेड़ की उस खूबसूरती की, सुंदरता की, अर्थात आम व्यक्ति भी अपने जीवन में उसी भी प्रकार से जो है खूबसूरती लाएं। और खूबसूरती कैसे होगी विद्यार्थियों, अपने जीवन के चारित्रिक उत्कृष्टता को प्राप्त करने में, अर्थात हम अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाएं, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने देश के प्रति प्रेम, इन तमाम प्रकार की बातों को, अपने विशेषताओं को अपने जीवन में जब हम उतारेंगे तभी हमारा जीवन भी उस गुलमोहर के वृक्ष की तरह खूबसूरत और खुशहाल होगा। तो कवि कह रहे हैं जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, हम अपने जीवन में वही उत्कृष्टता, वही आदर्श अपनाएं, वही ढंग अपनाएं जिस प्रकार से गुलमोहर का एक वृक्ष जो है अपने ऊपर आए रंग बिरंगे फूलों के माध्यम से हमारे प्रकृति में जो है एक खूबसूरती, एक रंगों की एक झलक और साथ ही साथ जो खुशबू बिखेरता है वही खुशबू हम इस समाज में भी बिखेरें। उसी भी प्रकार से जो है गुलमोहर के उस वृक्ष की तरह हम अपने जीवन में जो है सदाचार और उस आचरण को अपनाएं। और दूसरी तरफ क्या कहा कवि ने, मरे तो गेरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। और यदि हमें अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़े, अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, तो किसके लिए देनी है विद्यार्थियों, गुलमोहर के लिए, उसी जो है चारित्रिक उत्कृष्टता के लिए। अर्थात हमें अपने जीवन के उन आचरणों को जो है जिंदा रखने के लिए, उन्हीं आचरणों को अपनाते हुए यदि हमें दूसरों के लिए भी अपने प्राण देने पड़े, इस देश की सेवा में अपने प्राण देने पड़े, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर बात करें विद्यार्थियों तो तमाम प्रकार की जो सुख सुविधाएं, खुशहाली, समृद्धि गुलमोहर के उस वृक्ष के समान तो हमें अपने बगीचे में अर्थात अपने जीवन में अपने परिवार के साथ जो है खुशहाली समृद्धि प्राप्त करने के लिए जीना चाहिए। और यदि वो तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिले और हमें मरना भी पड़े तो गेरों की गलियों में अर्थात सड़क तक जाकर के हमें संघर्ष करना चाहिए। किस बात के लिए, उस गुलमोहर के लिए, अर्थात अपने जीवन में उस समृद्धि, उस सुखों को जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए। तो यहाँ संदर्भ व प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड में संकलित दुष्यंत कुमार की गजल का अंतिम शेर है। इस अंतिम भाग में कवि ने मनुष्य के स्वाभिमान, मानवीय मूल्यों और अपनी मातृभूमि व समाज के प्रति उसके सर्वोच्च कर्तव्यों को एक ऊंचे धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। व्याख्या क्या है विद्यार्थियों, कि कवि जीवन और मृत्यु के वास्तविक आदर्श को स्थापित करते हुए कहता है कि जब तक हम अपने संसार या समाज रूपी बगीचे में जीवित रहें तब तक गुलमोहर यानी अपने मानवीय मूल्यों, स्वाभिमान और संस्कृति की छत्र छाया के नीचे पूरी आन बान और शान के साथ जिए। हमारा जीवन पूरी तरीके से स्वाभिमानी और स्वतंत्र होना चाहिए। और यदि हमें मृत्यु भी आए तो समाज के कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, यानी गेरों की गलियों में इसी गुलमोहर की रक्षा करते हुए सहर्ष आए। संक्षेप में बात करें विद्यार्थियों तो कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य का जीना और मरना दोनों ही मानवीय आदर्शों और समाज के हितों के लिए समर्पित होना चाहिए। गुलमोहर के लिए जिए और गुलमोहर के लिए ही मरे, अर्थात हम जो है मानवीय आदर्श और समाज का जो हित है उसे सर्वप्रथम रखें, जीने के लिए भी वही अपनाएं और अगर मरना भी पड़े तो भी हमें उसको स्थापित करने के लिए ही अपना प्राण देना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। विशेष क्या है विद्यार्थियों, यहाँ गुलमोहर का सांकेतिक अर्थ जो है यहाँ एक वृक्ष मात्र नहीं है बल्कि मनुष्य की व्यक्तिगत आजादी, मानवीय मूल्यों, अधिकारों और राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक अत्यंत उत्कृष्ट प्रतीक बनकर उभरा है। उदात्त मानवीय संदेश की बात करें तो शेर का भाव पक्ष अत्यंत उच्च है,
जो मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार और देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देता, अपना सब कुछ कुर्बान करने की प्रेरणा दे रहा। किसके लिए? देश की रक्षा के लिए और परोपकार के लिए। परोपकार यानी दूसरों के कल्याण के लिए। काव्य रूप की बात करें यहाँ विद्यार्थियों, तो पूरी गजल जो है अंतर वस्तु के स्तर पर अपने क्रांतिकारी और विद्रोही मिजाज का निर्वाह बहुत ही सफलतापूर्वक करती है। पूरे गजल की बात हो रही है विद्यार्थियों, एक पहले से लेकर 7वें शेर तक की बात हमने करी है। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आखिर के शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? अभी हमने बात करी विद्यार्थियों, गुलमोहर का अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक फूलदार वृक्ष नहीं है, या गुलमोहर का अर्थ वो तमाम मानवीय जो है उच्च आदर्श हैं, समाज के कल्याण की वो भावना, देश के लिए अपना सर्वस्व जो है न्योछावर करने की वो भावना है। तो आखिरी शेर में प्रयुक्त गुलमोहर शब्द का आशय केवल एक प्रकृति के फूलदार वृक्ष मात्र से नहीं है, बल्कि इसमें गहरा सांकेतिक अर्थ छिपा हुआ है। यहाँ गुलमोहर मनुष्य के व्यक्तिगत स्वाभिमान, मानवीय अधिकारों, स्वतंत्रता और अपनी सुंदर जीवन पद्धति का प्रतीक है। कवि संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को अपने घर या समाज में रहते हुए हमेशा गौरव और आजादी के साथ जीना चाहिए। यदि समाज की रक्षा या अधिकारों की लड़ाई के लिए दूसरों के हित में यानी गैरों की गलियों में अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मनुष्य को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, कि पहले शेर में चिराग शब्द एक बार यानी बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन यानी चिराग में, अर्थ व काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? अर्थात एक बार तो चिरागा आया है और दूसरी बार चिराग आया है, बहुवचन और एक वचन क्यों आया है? इससे क्या काव्य सौंदर्य पर क्या अर्थ पड़ा और भाव पक्ष पे क्या अर्थ पड़ा, इससे क्या अर्थ निकल करके आता है? तो विद्यार्थियों यहां अर्थ और काव्य सौंदर्य दोनों ही दृष्टि से चिराग शब्द के इस क्रमिक प्रयोग का बहुत बड़ा साहित्यिक महत्व है। पहली बार आया बहुवचन शब्द चिरागा, आजादी के समय नेताओं द्वारा देश की समस्त जनता के लिए किए गए उन बड़े बड़े वादों और सुख सुविधाओं के सपनों का प्रतीक है। पहला चिरागा बहुवचन में आया जब बहुत सारी सुख सुविधाएं जो आजादी से पहले देश की जनता के साथ नेताओं द्वारा किए गए थे, जहां हर घर को रोशन होना था। दूसरी बार जो एक वचन में आया है, ये चिराग आजादी के बाद की स्थिति को बताता है, उस कड़वी और संकुचित हकीकत को दर्शाता है जहां पूरे के पूरे शहर के लिए भी न्यूनतम सुविधाएं यानी एक चिराग तक उपलब्ध नहीं है। ये विरोधाभास देश की राजनीतिक व्यवस्था की नाकामी और जनता के मोहभंग को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उजागर करता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहां दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? तो तीसरा शेर क्या कहता है विद्यार्थियों, कि तीसरे शेर में दुष्यंत कुमार जी का इशारा देश के उन असहाय, शोषित, अत्यधिक संतोषी और भाग्यवादी लोगों की ओर संकेत हैं। अर्थात जो अपने कमीज नहीं हो तो क्या कर लेते हैं, अपने पांवों से पेट ढक लेते हैं, अर्थात अपनी गरीबी, अपनी बदहाली को छुपा लेते हैं, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, तो अपनी गरीबी और बदहाली को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास बुनियादी जरूरतें जैसे कमीज न होने पर भी वे शासक वर्ग के खिलाफ आवाज उठाने या क्रांति करने के बजाय अपनी व्यवस्था में ही जीना सीख लेते हैं। कवि ऐसे लोगों पर गहरा कटाक्ष करता है क्योंकि इनकी ये निष्क्रियता और भाग्यवादी मिजाज शोषक सत्ताधारियों के राजनीतिक सफर को बिना किसी विरोध के आरामदायक बनाया हो। यही लोग हैं जिनकी वजह से जो तमाम राजनेता हैं वो इस सफर को अर्थात अपने राजनीतिक जीवन में मजे करते जा रहे हैं, क्योंकि जनता की तरफ से किसी भी प्रकार की आवाज उठाई ही नहीं जा रही है। अगला प्रश्न क्या विद्यार्थियों, कि तेरा निजाम है सिलदे जुबां शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। तो विद्यार्थियों, कवि क्या कहना चाहता है, तेरा निजाम है, तेरा शासन है, चाहे तो इस शायर की जुबान को सिल दे। यदि तू शायर की जुबान को नहीं सिलता है तो जिस प्रकार से गजल की रचना करने के लिए तमाम प्रकार की मात्राओं का संयोजन जरूरी होता है, उसी भी प्रकार से जो है मेरी अर्थात शायर की अर्थात कवि की तमाम रचनाकारों की जुबान को सिलना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे शासन के लिए ठीक नहीं होगा। ये तमाम प्रकार के कवि रचनाकार जो है तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा माहौल खड़ा कर देगा जहां जनता जो है कभी भी क्रांति करके और तख्ता पलट कर सकती है। तो कवि क्या कह रहा है, इस शेर का आशय यह है कि जब भी कोई सच्चा रचनाकार, कवि या शायर अपनी रचनाओं के माध्यम से सत्ता की कमियों, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो दमनकारी यानी शासक अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसकी जुबान को बंद करने का हर संभव प्रयास करता है। शासक वर्ग ऐसे विचारकों की अभिव्यक्ति पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देता है।
कवि व्यंग्य करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार किसी गजल को सुंदर और अनुशासित बनाए रखने के लिए छंद यानी बहर के नियमों की सावधानी यानी एहतियात अनिवार्य होती है, ठीक वैसे ही तानाशाही शासन को बिना किसी जन विद्रोह के सुरक्षित चलाने के लिए जनता और कवियों की जुबान को बंद रखना शासकों की सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी और सावधानी होती है। आगे विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई को और ज्यादा जो है बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को भी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी की ये गजल किस गजल संग्रह से ली गई है? तो विद्यार्थियों ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि ये उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। अगला, गजल के पहले शेर में चिरागा शब्द किसका प्रतीक है? तो विद्यार्थियों पहला जो चिरागा शब्द है ये सुख सुविधाओं के बड़े बड़े दावों का प्रतीक है। कवि जैसे कि बात करी दुष्यंत कुमार जी, जहां अपने पहले ही शेर में पहले बहुवचन के रूप में चिरागा शब्द लेते हैं, फिर एक वचन के रूप में चिराग शब्द लेते हैं, तो वहीं तो उस चिरागा का अर्थ क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सुख सुविधा के बड़े बड़े दावों। और चिराग की बात करें तो कुछ मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है जब शब्द जो है एक वचन के रूप में आएगा। कवि के अनुसार किसके साये में धूप लगती है? विद्यार्थियों यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। स। अगला, पत्थर पिघल नहीं सकता, शोषक वर्ग के इस विश्वास के विपरीत कवि किस चीज के लिए बेचैन है? मैं बेचैन हूं आवाज में असर के लिए। आवाज में असर पैदा करने के लिए कवि बड़ा बेचैन है, बड़ा बेकरार है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, शासक के लिए अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने हेतु क्या क्या सावधानी जरूरी बताई गई है? तो विद्यार्थियों ये बहर भी ये एहतियात भी जरूरी है बहर के लिए। क्या? तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। शायर या जागरूक लोगों की जुबान को सिल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, तो ये जो दरख्त शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो विद्यार्थियों हमने पहले ही बात करी, दरख्त का सामान्य अर्थ क्या होता है? पेड़। जबकि यहां दरख्त के संदर्भ में आया है उन बड़े बड़े पेड़ों की तरह जिन्होंने कब्जा कर रखा है समाज में, राजनीति में और शासन प्रशासन में, अर्थात बड़े बड़े नेता और तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और शासकों का प्रतीक है। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, पंक्ति आम जनता के किस मनस्थिति को? जनता ने जो है तमाम प्रकार की मूलभूत सुख सुविधाओं की कमी होते हुए भी खुद को एडजस्ट कर लिया है, खुद को ढाल लिया है, उसी मनस्थिति को यहां दर्शा रहा है कि आम भारतीय जनता की घोर लाचारी, अत्यधिक संतोषी स्वभाव, निष्क्रियता और भाग्यवादी मिजाज को दर्शाती है, जिसके कारण वे विरोध करने के बजाय परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुतमईन और निजाम शब्दों के क्रम से अर्थ स्पष्ट कीजिए। मुतमईन है अर्थात पूरी तरीके से आश्वस्त या इत्मीनान से है, और निजाम का अर्थ क्या होगा? शासन, राज या राजनीतिक सत्ता। इस पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि कवि ने इंसानी ख्वाब को नजर के लिए हसीन नजारा क्यों कहा है? तो कवि के अनुसार जीवन की कड़वी हकीकत में खुदा यानी सच्चा सुख नहीं मिलता, तब सुंदर सपने यानी ख्वाब ही मनुष्य की आंखों को जीने की उम्मीद और एक हसीन नजारा प्रदान करते हैं। कम से कम सारी सुख सुविधाएं नहीं हो, लेकिन कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं जो एक इंसान के लिए आवश्यक होती है, उनके लिए सपना तो एक इंसान को देखना ही चाहिए। कवि जीवन और मृत्यु दोनों स्थितियों में किसके लिए समर्पित रहने की बात करता है? तो दोनों ही स्थितियों में अपने उच्च मानवीय मूल्यों, स्वाभिमान और सामाजिक कर्तव्यों यानी गुलमोहर के संकेत के माध्यम से कवि बताते हैं समर्पित रहने की बात करता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों लघुत्रात्मक प्रश्न है कि यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। पंक्तियों का अंतर्निहित काव्य सौंदर्य और सामाजिक व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में बहुत ही गहरा सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य छिपा है। जिन सरकारी संस्थाओं यानी दरख्तों का कर्तव्य जनता को न्याय और सुख की छाया देना था, वही जनता का शोषण कर रही है, यानी धूप दे रही है जनता को, साये में धूप लग रहा है। एक उत्कृष्ट विरोधाभास अलंकार की सृष्टि करता है। व्यवस्था के इस पूरी तरीके से विकृत और शोषक रूप को देखकर कवि के मन में गहरी निराशा, मोहभंग उत्पन्न होता है और वे शुद्ध होकर क्या कहता है कि चलो यहां से चलें हमेशा के लिए दूर चले जाने की बात करता है। अगला देखिए विद्यार्थियों, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए कहकर दुष्यंत कुमार जी ने किस पर कटाक्ष किया है? आम जनता के ऊपर, कि जनता जब उनके पास मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा, मकान नहीं हो, कपड़ा नहीं हो, कमीज नहीं हो, तो भी क्या करते हैं? वो अपने भूखे पेट को
कैसे ढक लेते हैं? अपने पांवों से ढक लेते हैं। तो जनता की इस जो है लाचारी, इस बेबसी, इस दुर्दशा और इस भाग्यवादी सोच के ऊपर कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं कि इन पंक्ति के माध्यम से कवि ने देश के भ्रष्ट शासकों के साथ साथ यहाँ की मूक, लाचार और भाग्यवादी जनता पर भी कटाक्ष किया है। भारतीय जनता बुनियादी अधिकारों जैसे कमीज से वंचित होने पर भी व्यवस्था के खिलाफ बगावत करने के बजाय अपने ही पैरों से अपना पेट ढककर चुप रह जाती है। कवि व्यंग्य करता है कि ऐसे दबे कुचले और शांत लोग ही तानाशाही सत्ताधारियों के राजनीतिक सफर को बिना किसी रुकावट के आरामदायक बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त यानी मुनासिब होते हैं। अगला प्रश्न क्या विद्यार्थियों कि शासक वर्ग के विश्वास की पत्थर पिघल नहीं सकता के प्रति कवि की क्या प्रतिक्रिया और बेचैनी है? कवि क्या चाहता है? कवि बेकरार है आवाज में असर के लिए। तो समाज का शोषक और शासक वर्ग पूरी तरीके से आश्वस्त यानी मुतमईन है कि आम जनता चेतनाहीन और जड़ यानी पत्थर हो चुकी है, जिसके भीतर क्रांति या विरोध की कोई भावना नहीं जागेगी। इसके विपरीत कवि इस जड़ता को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से व्याकुल और बेचैन बेकरार है। वह चाहता है कि जनता की आवाज में वह क्रांतिकारी प्रभाव और असर पैदा हो जो शासन की इस कठोर संवेदनहीनता को पिघलाकर पूरे तंत्र को बदलने की ताकत रखें। अगला प्रश्न विद्यार्थियों कि तेरा निजाम है सिल दे जुबा शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। पंक्ति का दार्शनिक और राजनीतिक आशय स्पष्ट करें। तो विद्यार्थियों क्या होगा, इस पंक्ति का आशय सत्ता की क्रूर सेंसरशिप अर्थात आवाज पे लगाम लगाना, दमनकारी नीतियों को उजागर करना है। जबकि कोई शायर या साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से राजा या सत्ता के भ्रष्टाचार पर चोट करता है तो निजाम यानी शासक अपनी गद्दी बचाने के लिए उसकी आवाज पर पाबंदी लगा देता है। कवि कटाक्ष करता है कि जिस तरह गजल के छंद यानी बहर को अनुशासन में रखने के लिए मात्राओं की सावधानी यानी एहतियात जरूरी होती है, ठीक उसी तरीके से तानाशाही राज को बिना किसी जन विद्रोह के सुरक्षित चलाने के लिए जागरूक विचारकों यानी रचनाकारों, कवियों की जुबान बंद रखना शासकों की सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी होती है। अगला प्रश्न क्या विद्यार्थियों, आखिरी शेर के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गुलमोहर शब्द के माध्यम से कवि ने क्या उदात्त मानवीय संदेश दिया है। तो गजल के अंतिम शेर में गुलमोहर का प्रयोग केवल एक फूलदार वृक्ष के रूप में नहीं बल्कि मानवीय स्वाभिमान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और देश की सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में हुआ है। इसके माध्यम से कवि यह उदात्त संदेश देता है कि जब तक हम जिए अपने समाज रूपी बगीचे में पूरी आन बान और शान के साथ स्वाभिमान की छत्र छाया में जिए, और यदि हमें मृत्यु भी आए तो दूसरों के कल्याण के लिए अपने अधिकारों और देश के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अर्थात गैरों की गलियों में सहर्ष आए। अर्थात मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व उच्च आदर्शों को समर्पित होना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये तमाम प्रकार के अभ्यास प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे सारथी हिंदी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच को। विद्यार्थियों यदि हमारा ये प्रयास आपकी पढ़ाई को बेहतर बना रहा है, आपकी पढ़ाई में कहीं भी सहायक सिद्ध हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों तक हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के और अपनी पढ़ाई को गति दे सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पढ़ाई को गति देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।